बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदाज। नाज़रीन, आपको बताएं कराची का एक और बेटा घरेलू मसाइल से तंग आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठा। कराची का औरंगी टाउन के रिहायशी सेक्टर 11E का ये वाक़या है। उनके एहलिया ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ौजा जो है उनके हमारे साथ मौजूद हैं अनीका बीबी साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफ उद्दीन साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। अनीका, मैं आपसे जानूँगी कि क्योंकि ज़ाहिर है आप ये वाक़या आपके साथ गुजरा था, वाक़या असल में था क्या क्या? क्योंकि ज़ाहिर है वो आपके हस्बैंड है जो कि बशीर साहब हैं, जो आपने बताया कि मेरे पास आपकी पूरी स्टोरी आई हुई है और आपने इसमें ज़िक्र किया हुआ है कि तकरीबन ये 3 महीने पहले का ये वाक़या है। और इसमें जो है आपके शौहर जब ये वाक़या हुआ था तो वो 2-3 दिन से लापता थे और फिर वो घर पे नहीं थे। कुछ घरेलू मामलात थे जिससे वो तंग आके वो वापस गए थे। तो आप मुझे अपनी ज़बानी बताएं कि बेसिकली स्टोरी है क्या ये? जायदाद का तनाज़ा था। मेरे शोहर ने अपने भाई से यानी मेरे देवर से अपने घर का हिस्सा मांगा था, इसलिए कि देवर देवरानी हम लोग बहुत ज़्यादा, आमिर आमिर की बीवी शाइस्ता, ये दोनों मेरे देवर और देवरानी, ये दोनों बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते थे। कभी ऊपर पानी नहीं चढ़ाते थे, कभी लाइट बंद कर देते थे। तो हमने अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा आप था कि मुझे हम वन बाय वन करके बताइएगा। औरंगी में आप लोगों की रिहाइश थी, जी ठीक है? सेक्टर 11E जो है चले उसमें गए नहीं। आपका रिहाइश थी। कितने टाइम से आप लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर थे? शादी हो के वहीं गई कब थी से मेरी। आपके जो देवर और देवरानी आपके साथ रह रहे थे? आप लोगों की शादी कब हुई थी? ये मतलब कब से ये जो जायदाद का तनाज़ा आपने जो जिक्र किया, ये कब से मामला चलता हुआ आ रहा था? शादी को तो मेरी 19वां साल है मेरा। अच्छा, ठीक है। फिर देवर की शादी मेरी शादी के 1 साल बाद हुई थी। ठीक। तो थोड़े दिन तक तो वो लोग सही चलते रहे, हम लोग साथ ही रहते रहे। लेकिन फिर उसने उनकी देवरानी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाली थी, बहुत परेशान करती थी। तो हम लोग में ऊपर रिहाइश हो गई थी, हम नीचे रहे, वो देवर देवरानी नीचे रहते थे। फिर क्या कहते हैं, बच्चे बड़े होते गए तो जाहिर लड़ाई का झगड़ा निकलता रहता था। हमारी देवरानी बहुत परेशान करती थी। मेरे शौहर कहता था भाई मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दो कि मैं अपना अलग घर ले लूँ। तो ठीक। देवर हिस्सा देने के बजाय लड़ने झगड़ने लग जाता था, अलग कमरे में इनको लेके जाता और वहाँ जाके मारना शुरू कर किन देता को? था, मेरे शौहर को, मोहम्मद बशीर बशीर साहब को। को? जी। ठीक है। तो हम लोग जैसे नीचे जाते बचाने के लिए, तो मेन दरवाज़ा मेरी देवरानी बंद करके शाइस्ता खड़ी हो जाती थी, हम लोग को अंदर नहीं घुसने देती थी। हम्म। काफ़ी दफ़ा यही हुआ कि मेरे शौहर को मेरे आपके देवर घर देवरानी में मारते। ऊपर आके आपके हस्बैंड को वो बंद नीचे कर वो देते? मेरे शौहर अच्छा, ठीक है, जाते थे नीचे। कि ठीक है। उससे बात करने के ठीक लिए। है। तो वो लोग यही करते थे, हर दफ़ा क्या कहते मेरे शौहर को मारते पीटते, इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। शाइस्ता कौन है? आमिर की बीवी मेरे देवर की। ठीक है, आपके देवर की जो वाइफ है वो शाइस्ता है। वो जो है उनको मतलब आपके शौहर को बंद कर दिया करती थी तशद्दुद मेरा करके? देवर बंद कर दिया करता था और देवरानी दरवाज़ा मेन दरवाज़ा बंद करके उसको पिटवाती थी, खास करके ओहो। कि इनके घर हमारे घर का बिल भी तुम ही भरोगे। और ठीक। मेरे शौहर ये करते भी थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन जब कोरोना की वजह से उनका काम छूट गया और काफ़ी परेशान हो गए थे, तो नहीं भर सक रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे को परेशान करना शुरू कर दिया था। हम्म। मारना पीटना मेरे शौहर को, हम लोगों को बात बेबात गालियाँ देना, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर बहुत ज़ोर से ऊपर चिल्लाती थी। इसी तरह बहुत परेशान हो गया, आखिर हम मेरी बहन मुझे अपने घर लेके चली गई, ठीक। मुझको, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को। कितने टाइम पहले आप अपनी बहन के घर पे शिफ्ट हुई? 2.5 साल हो गए हमें यहाँ रहते। आपने पूरे सामान के साथ अपनी बहन नहीं के नहीं, घर? सामान सारा मेरा उसी घर में है, सिर्फ हम अपने कपड़े लेके, इस्तेमाल के कपड़े वगैरह पहनने के, वो लेके हम अपने बहन के घर चले गए वो थे। फिर कहाँ पे, ये उनकी कहाँ पे रिहाइश है? लालू खेत, लियाकताबाद में। ठीक है, लियाकताबाद में उनकी रिहाइश है। 2.5 साल पहले वो अपनी बहन के घर पे शिफ्ट हो गई थी जी अपनी फैमिली के साथ, मतलब जी बच्चे और आपके जो हस्बैंड है वो वहीं पर ही रहते थे जी परमानेंट। जी। और ये जो आपका घर था ये आपने अपने देवर को दे दिया था, उनके हैंड नहीं ओवर नहीं, कर हम दिया था? ऊपर मेरा सामान पूरा वैसे ही था, सिर्फ इनके देवर देवरानी परेशान करने की वजह से हम लोग वहाँ चले अच्छा, गए थे। मतलब सामान आप लोगों ने वहाँ पे ही छोड़ वहीं दिया था, शिफ्ट बस करा अपना था लॉक अपने, आपने हाँ सब लगा कुछ दिया था वैसे ही और था। आप अपने जो है बहन के घर पे शिफ्ट हो गई थी। बहन आपसे छोटी है बड़ी है? बड़ी बहन है मेरी। ठीक है, ठीक है, फिर बताएं। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। मेरे शौहर काफ़ी परेशान रहते थे कि ज़ाहिर है घर का अपना हिस्सा दे, हमें कब तक अपनी साली के घर में पड़ा रहूँगा। तो इसलिए वो आए दिन जाते थे देवर के पास ना, अपने भाई के पास जाते थे, आमिर के आमिर के पास, कि पास। आमिर क्या कहते हैं भाई मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दो, मुझे अपना अलग घर लेना है। हम्म। तो वो देता नहीं था, कभी लड़ने लग जाता था, मारने पीटने लग जाता था, बस इसी तरह कर रहा था। हम्म। फिर इसी दौरान मेरी सास का इंतकाल हो गया। हम्म। तो मेरे शौहर को और ज़्यादा फिक्र हो गई कि वो जब अम्मी के सामने भी आपकी इतना सास का इंतकाल कब हुआ? अक्टूबर में हुआ, इस अच्छा, ठीक है, दो इसे। हज़ार ठीक बाईस है, में ओके। 22 ओके। में। तो फिर अम्मी के आए थे, हम लोग मरने पे भी गए थे, उनकी फातिया में भी गए, तीजे में भी गए, हम लोग वहीं रह रहे थे। लेकिन इसने हम लोग
को भी यही परेशान करा कि भाई मैं जायदाद को हिस्सा नहीं दूंगा और आयदन तुमने यहाँ मांगने आया आप जायदाद का मतलब आपके हस्बैंड जायदाद का मुतालबा करते थे अपने भाई से? कि बस मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दो। अच्छा, फिर जायदाद 120 का लाख का मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जो जायदाद का जो मसला था जो आप बता रही हैं, तो जो आपकी मरहुमा सास हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपके हस्बैंड के और आपके हस्बैंड के भाई के नाम पे वो कर दिया था, या फिर वो उन्हीं के ही नाम पे था? सास के ही नाम पे था, लेकिन वो ये कहती थी कि तुम दोनों का हिस्सा है, बाकियों को उन्होंने हिस्सा उनका दे दिया था। और 2 भाई भी हैं, उनको उनके घर का हिस्सा दे दिया था, बहनों को भी दे दिया था। सिर्फ ये मेरा और मेरे शोहर का और मेरे देवर का हिस्सा था ये। तो देवर का यही रहा था कि इसको हम इनको देंगे नहीं। अच्छा, वायदी में शोहर पे सख्ती करता जो था, आमिर करता था आमिर, ठीक है। और दूसरा देवर भी राशिद भी साथ में मिल जाता था। इसी तरह हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैं अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गई थी। जब मेरे देवर, मेरा शोहर आए दिन आता रहता था देवर के पास ना, कि भाई मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दो, मैं कब तो अपनी साली के घर पड़ा रहूँगा। तो वही करता था, कभी बहुत ज़ोर से लड़ना शुरू कर देता था और कभी मारने पीटने लग जाता था, लेकिन हिस्सा नहीं दे रहा था। फिर मेरी सास का जब इंतकाल हुआ तो मेरे क्या कहते हैं शोहर को और ज़्यादा फिक्र हो गई कि भाई अम्मी के सामने इतना परेशान करता था, अब अकेले और करेगा। तो इन्होंने एक दफ़ा अम्मी की फातिया पे गए थे, जब इन्होंने जाके ये कहा कि भाई मुझे मेरे घर का हिस्सा दे दो, मैं अपना अलग घर लूँगा जी। तो उसने जब भी यही लफ्ज़ कहा, कहना है कि भाई मैं अभी तो कोई घर के हिस्से की बात नहीं करूँ, अगर तूने दोबारा यहाँ आके कोई बात हिस्से ही करी तो तुझे मैं दीवार में दे मारूंगा। ओह, ये आमिर ने ये बात आमिर ने ये बात जो देवर थे आपके। तो ये आ गए थे वहाँ से, फिर क्या कहते हैं अगली फातिया हुई 20वें की, जब फिर ये दोबारा गए कि भाई मैं क्या कहते हैं मुझे परेशान नहीं करो, मुझे क्या कहते हैं मेरे घर का से मैं अपनी सास के घर में पढ़ा, वो अपने साली के घर में पढ़ा रहूँगा। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने आगे मुझे बताया भी नहीं कि ये वहाँ गए थे। दूसरे दिन क्या कहते हैं उन्होंने बताया, काफ़ी वहाँ से रस्ते हुए परेशान हाल आए। तो जब मैंने पूछा भी क्या बात हुई, क्या हो गया, वहाँ कहने कुछ नहीं। फिर 2 दिन बाद इन्होंने बताया कि आमिर ने मुझे बहुत मारा। अलग कमरे में, बिल्कुल नीचे वाले घर में पोजीशन में रहते थे वो लोग, नीचे अलग कमरे में ले जाके वो मारता था कि बाहर आवाज़ तक नहीं आती थी, मेरे वाले पता भी नहीं चलता। नहीं मतलब इस तरह से कैसे आवाज़ नहीं आएगी? मतलब एक शख्स के ऊपर मुसलसल तशद्दुद हो रहा है। फैज साहब आप सुनिएगा, तो उनके पर तशद्दुद हो रहा है, मतलब वो इतने मासूम थे, उनको कमरे में अंदर लेके चले जाते थे और वो अंदर चले जाते थे और उनके पर तशद्दुद होता रहता था, और फिर वापस जाते थे, फिर वो अंदर चले जाते थे। पता चलता था कि लड़ाई हो रही है, लेकिन ये नहीं होता था पता कि क्या कहते हैं मार रहा पीट रहा है इनको, बस ये होता था शोर शराबी की आवाज़ भी आती थी। महिला वाले आए दिन देखते थे कि इन भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लोगों को पता होता था कि मार रही है। उन्होंने मुझे भी आके 2 दिन बाद ही बताया कि देखो इसने मुझे मारा है, वरना ये कहते थे मैं क्या बताऊँ लोगों के, मुझे छोटा भाई मुझे मारता है। ठीक है, मेरे शोहर बहुत ज़्यादा यानी सुलह पसंद कर लें या डरपोक कर लें, इस तरह के थे, वो नहीं लड़ना चाहते। आपके हस्बैंड? जी। अच्छा, ठीक। तो इसी तरह क्या कहते हैं इसने यही करा। फिर मेरे शोहर घर पे आ गए, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बताया कि इस तरह आमिर ने मेरे साथ करा है, मारा पीटा है। तो हमने उनको बस समझाया कि बशीर आप नहीं जाया करें वहाँ, आपके घर का हिस्सा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, जाहिर है आपका हिस्सा कहाँ जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन वो चुप हो गए उस टाइम। तो फिर 2-3 दिन बाद ये 22 नवंबर को 2022 को काम का कह के मुझे गए, सुबह 9 बजे घर से निकले थे, काम पे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन शाम तक ये वापस नहीं आए। तो फिर मैंने क्या कहते हैं सुबह कितने बजे निकले थे? 9 बजे। ठीक। तो फिर मैंने क्या कहते हैं शाम में जब नहीं आए वापस, तो मैंने इनकी काम की जगह पे, जहाँ पहले इनके फ़ोन के ऊपर काफ़ी देर तक फ़ोन करती, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया इनका, फ़ोन ही नहीं जा। और फिर मैंने इनकी काम की जगह पे, जहाँ इसके काम करने जाते तो उसके नंबर पे फ़ोन करा, तो कहना आज तो बशीर काम पे ही नहीं आया। कहना आज तो बशीर बिल्कुल काम पे ही नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं परेशान हूँ, मैं यही सोचा मैंने शायद ये फिर वही औरंगीटोन ही चले गए होंगे। रात हो गई, रात तक मैं था कि आ जाएंगे, लेकिन रात को भी नहीं आई है। फिर दिन में मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन करा उनके महल्ले में औरंगीटोन में ना, तो उन्होंने बताया कि महल्ले वालों ने कि हाँ बशीर की स्कूटर तो खड़ी हुई, लेकिन हमने उसको देखा नहीं आती जाते कहीं। जब मैंने उन्होंने ये बताया तो फिर मैंने कहा ठीक है वहीं होंगे, ये मैं मुतमईन हो गई कि ऊपर होंगे ये। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आया तो फिर मैं इनको 24 नवंबर को औरंगीटोन गई। मैं 24 नवंबर की रात को मैं 2 दिन गुजर जाने के बाद, हाँ ठीक है, तीसरे दिन मैं अपने बहनोई के साथ, अपने भतीजे के साथ, अपने बेटे के साथ गई थी वहाँ। तो वहाँ आपका ये छोटा बेटा जी, 2 बच्चे हैं आपके जी, ठीक है। तो मैं इनके साथ वहाँ गई, तो पर सीढ़ियों का हमने रास्ता अपना अलग कर लिया था इनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से ही। तो मेरी लोहे की सीढ़ियाँ अलग हैं बाहर। तो बाहर से चढ़ के मेरा बेटा ऊपर गया, काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाता रहा, दरवाज़ा नहीं खुला। तो मैंने कहा बेटा नीचे आ जाओ, चाचू से कहो कि दरवाज़ा खोले। आमिर आया दरवाजे के ऊपर, इसने कहा चाचू जाल का दरवाज़ा खोलते हैं, हमें ऊपर जाना है। तो कहना आप लोग चाबी लेके आए हो? मैंने कहा नहीं मैं जाल की चाबी तो लेके नहीं आई, आप खोल दो। इसलिए एक तरफ का ताला इनका लगा होता था, देवर देवरानी का, और एक तरफ हमारा लगा होता था। ठीक है, चाबी बशीर जो आपके हस्बैंड थे उनके पास ही थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम बाहर जाओ, मेरे बेटे से कहा मैं ताला तोड़ता हूँ।
इन्होंने ताला तोड़ा। ताला अच्छा, वो जो उनका ताला था, ठीक है। वो भी ताला और वो अलग ताला। सही सही। तो एक घर की दो एंट्रेंस थी, मतलब एक घर की दो दरवाजे थे, आप दो तरफ से जा एक सकते तो हैं। रेगुलर दरवाजा था ही ना, जो हाँ। सीमेंट पक्की का रास्ता होता है, वो था पूरा। लेकिन और एक लड़ाई घर के झगड़े अंदर की से वजह से जाने का फिर रास्ता। हमने आरजी जो बनाया था, वो अलग लोहे की सीढ़ियाँ बन जाती बाहर की तरफ से, वो बनाया हुआ था रास्ता। सही। तो वो तो दरवाज़ा नहीं खुला था, तो मैंने भी क्या कहते हैं देवर से, मेरे बेटे ने कहा था, उसको ताला तोड़ा, देवर ने तोड़ा या खोला है पता नहीं, बस हम लोगों को बाहर कह दिया कि आप लोग बाहर खड़े रहो, मैं ताला खोल के आपको ऊपर बुलाता हूँ तोड़ के। फिर उसने अपने बेटे के साथ मेरे बेटे को ऊपर भेजा, उनको, और वही लोहे के उनका बेटा दरवाजा। कितना बड़ा है? उनका बेटा मेरे 15-16 साल का, इससे मेरे इनकी बेटे क्या से उम्र बड़ा है? है। इनकी ये 15वें साल में, वो 16-17। तो उसके साथ इन्होंने ऊपर भेजा मेरे देवर ने। उसने उमर ने जाके गए थे, दरवाज़ा खोला, फिर हम लोगों को ऊपर बुलाया, वो फ़ौरन नीचे चला गया। अच्छा, वो अपने जो उनके पास की थी वो लेके वो लोग गए थे, वहाँ से उन्होंने उतारा खोल के अंदर अब बुलाया। जाल का ताला उन्होंने तोड़ा या पता नहीं खोला, इसलिए कि उन्होंने हमको अंदर तो नहीं बुलाया था ना। ठीक है, हमें फिर वो वही बच्चा मेन साथ में, ये हाँ, बच्चा तो साथ इसने में ये था। बताया कि ठीक है, मैं ऐसे पूछ फिर लूँगी। हम ठीक लोग है। ऊपर गए, तो ऊपर जाके अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, किसी चीज़ की सड़ने की आती है, किसी जानवर की, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं तेज अच्छा, जब आप नीचे थी तो आपको जब भी कोई आ रही स्मेल थी, जब वगैरह? मेरे बेटे ने बताया कि हम चाचू से कहने गए तो नीचे अजीब सी एक बदबू आ रही थी। उसने भी, मेरे बेटे ने भी यही कहा। हम लोग अच्छा, जल्दी जब से, आप वहाँ पे पहुँची अनिका, तो आपने उनके चेहरे पे कोई किसी किस्म की परेशानी देखी? क्योंकि आपको वहाँ पे मौके पे वो पहुँच मतलब नहीं, पाकर रात का किसी 1 बज किसी रहा था, इतना मैंने उनके चेहरे पे तो गौर नहीं किया, लेकिन उन्होंने बस खुद ही कहा कि हाँ बशीर भाई पता नहीं 3 दिन से ऊपर हैं, क्या है। उन्होंने स्कूटर भी जगह पे नहीं खड़ी करी, जबकि वो लोहे की जो सीढ़ियाँ थी हमारी ना, वहाँ खड़ी करते थे बशीर स्कूटर, और फिर उसको चैन से बांध के ग्रिल के साथ बांध दिया करते थे लोहे की। लेकिन वहाँ स्कूटर नहीं खड़ी हुई थी, खड़ी हुई इनके दरवाजे के पास थी। अच्छा, जहाँ पे वो खड़ी करते थे उस जगह पे वहाँ नहीं थी, नहीं थी। उनके दरवाजे के पास थी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा जो कि उनके नहीं, घर की एंट्रेंस है, जो आपके देवर है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि पता नहीं बशीर भाई को क्या है, वो उन्होंने स्कूटर यहाँ खड़ी करी है। मैंने कुछ नहीं बोला, हम लोग बस क्या, जब दरवाज़ा खुल गया सीढ़ियों को, तो हम लोग ऊपर गए, तो ऊपर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैं जल्दी कदम उठाती हुई सामने गई, हमारा दरवाजा पहला कमरा जो है, उसके दूसरे कमरे में मेहराब बनी हुई है। पहले कमरे पे ही खड़े हो तो दूसरे कमरे का भी सारा नज़र आता है। तो मैं मेन दरवाजे पे ही खड़ी हुई थी, तो मुझे नज़र आया कि बशीर लटके हुए हैं, फांसी पे रस्सी से लटके हुए थे। वो लटके हुए थे, तो उनको देखते मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे शौहर ने क्या कर लिया, मेरे शौहर ने क्या कर लिया। तो नीचे से देवरानी भी आ गए। अच्छा, जब आप अंदर गए, आपके साथ उस वक्त कौन कौन मौजूद था? आपके ससुराल में से कोई था आपके साथ मौजूद? उसका कोई नहीं था? नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, मेरा बेटा था, मेरा भतीजा है वो था, और मेरे बहनों ही थे। मेरे बहन के शौहर, हम लोग चारों ही गए थे। आपकी जो बहन की शौहर है, उनका क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल। ठीक है, वो आपके साथ गए थे? वो थे, और भतीजा था। ठीक ठीक। हम लोग चारों ऊपर चढ़े, ऊपर जाके देखा तो वो लटके हुए थे। मैं जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, बशीर ने क्या कर लिया, ये बशीर ने क्या किया। नीचे से देवरानी, उनके दोनों बच्चे भी ऊपर आ गए, और आके वो लोग कहने लगे कि क्या कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि मैं उनको शोहर को ढूंढती आई। तो कहने लगे क्या कहते हैं ना, जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए आ गई, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात उन्होंने बोली, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे? हाँ, और मुझे और मेरे बेटे को मारने लग गया बुरी तरह। मेरे बेटे को गर्दन से पकड़ पकड़ के लटका रहे, और इतनी देर में दूसरे देवर जो करीब रहता है, राशिद, उसके घर वाले, और नंजे जो करीब रहती हैं, देवरानी, ये सब लोग हमारे आ गए, ऊपर आ गए, और ऊपर आगे मुझे ये मारने लग गए। उस दिन मेरी सास का 40वां था, तो नीचे ही सब लोग थे मौजूद। आपकी सास जो है उनको इंतकाल 40 दिन हुए थे। 40 दिन हुए थे। ठीक। तो ये लोग ऊपर आके मुझको भी और मेरे बच्चे को भी मारने लग गए कि अब तो आई है ना जायदाद का हिस्सा लेना, अभी तुझे जायदाद का हिस्सा देते, तुझको और तेरी बहन को हम लोग पकड़ाएंगे। अच्छा, और मेरा याद नन का बेटा वो मूवी बना रहा था, उस मूवी में भी है आवाज़ भी है पूरी उनकी। उन्हें ये मार मार के कह रहे कि तू यहाँ आई है ना, अभी तुझे जायदाद का हिस्सा देते हैं। बुरी तरह मारे गए। 15 को बुला के अभी तुम लोगों को पकड़ाते हैं। और उन्होंने 15 को बुलाया जी। उन्होंने आगे फिर ईदी वालों को बुलाया, ईदी वालों ने लाश उतारी, और फिर क्या कहते हैं, जब मैं रोज रो रही थी कि मेरे शौहर ने क्या कर लिया, तो पुलिस वालों में से एक ने बताया कि बीवी ये खुदकुशी नहीं है, इनको क्या कहते हैं ना मार के लटकाया गया है। ईदी वालों ने बात बोली? पुलिस वालों ने बात बोली। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बीवी ये खुदकुशी में रो रही थी ना कि मेरे शौहर ने क्या कर लिया, मेरे शौहर ने क्या कर लिया। तो कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं है, आपके शौहर ने नहीं करा, उनको मार के लटकाया है, ये पुलिस वाले ने कहा मुझसे। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने हमें तस्वीरें बना के दी, और फिर हम लोगों को लाश को एक साथ है ना अब्बासी भेज दिया। अब्बासी से वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, फिर लाश हमारे हवाले कर दी। ठीक। फिर 24 को हम लोग गए थे, 25 तारीख लग गई थी, 25 को जुम्मे गए, हमने उनकी तदफीन करी। लेकिन मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं आया, उनके जनाजे में कोई भी शरीक नहीं हुआ, ना कोई नंदे आई, ना कोई देवर आया। जो हम लोग सबको, मुझको मेरे बच्चों को मारे थे, उनमें से कोई मेरे शोहर के जनाजे में नहीं आया। ठीक है। मेरी घर वालों ने, मेरी बहन ने, बहनोई ने तदफीन करी।
ये सब हो गया। 3-4 दिन गुजरे थे, फिर हमने बार बार वहाँ फ़ोन करते मोमिनाबाद थाने कि ठीक भाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया बता दें हाँ हमें। बिल्कुल, मेरा भी यही आपसे सवाल था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जो कि आप लोगों ने डेड बॉडी जो उस पुलिस के हैंड ओवर की थी, फिर उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद क्या अभी तक की तफसीलात है, पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट के पोस्टमार्टम में बारे में आया हम है? लोग पूछते थे उनसे, फ़ोन करके मेरी बहन ने, मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा भाई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई, तो कह रहे अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई। उसके सैंपल हमने भेजे हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक। फिर हमने अब्बासी फ़ोन करके मालूम जी करा, जी जी। तो अब्बासी वाले कहना ये तो तीसरे दिन ही रिपोर्ट लेके जा चुके हैं। ठीक है, पुलिस लेके जा चुकी है, तो अब आपके पास वो रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट उन्होंने हमें 1-1.5 महीने बाद दी है। तो क्या है उस रिपोर्ट और में? मैंने उसमें उसमें ये था कि इसका दम घुटने से इनकी मौत वाक़ई हुई है। दम घुटने से? हाँ, हैंग बाद दम में हुई इनके। घुटने से अगर मौत अच्छा ओके ठीक। तो उन्होंने जो अब्बासी में आपने करवाया था? जी, ठीक है। पुलिस वालों ने। अब्बासी वालों ने रिपोर्ट दी कि इनका दम घुटने से हुआ है, मतलब कि इनको जो है मुंह पे कोई चीज़ रखी है या फिर गले में, उन्होंने ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया। ये कहा है कि हैंग होने से पहले इनका दम निकल चुका था। ओके हैंग इनको बाद में किया है। ठीक है। सैफुद्दीन साहब, आपने अनीका की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप कानून में इस मतलब किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि पूरा जो वाक़या इन्होंने इन शॉर्ट हमारे सामने पूरा भी बयान किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। जो पोस्टमार्टम का भी इन्होंने जिक्र किया और उसकी रिपोर्ट का ही बताया कि दम घुटने से जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है, लेकिन वो दम जो है वो हैंग होने से पहले, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप वकील हैं, आप कानूनी मामला बहुत अच्छे से देखते हैं, आपके पास हर तरह के केसेस आते रहते हैं, आप डील करते रहते हैं, तो आपको पता है कि एक हैंग होना और एक जो है जान से मारना किस तरह की मतलब किस किस नौइयत की अमवात होती हैं, तो आप इसको किस तरह से देते हैं इस वाक़े को, आप तफसीलन बताइएगा। तो बाहर के अफसोसनाक पहलू ये है कि माशरे में हालात यहाँ तक पहुँच जाएँ कि भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए, और अभी जायदाद को लेके। और जायदाद को लेके ज़ाहिर है कि ये सारा इस बात का नतीजा है कि माशरे में जो जुल्म है, फसाद है, दौलत का लालच लोगों में आ गया है। जी तो हर घर में ये बात पहुंच गई है, हर गली मोहल्ले में। जी। और ये वाक़या कोई नया नहीं है, रोज़ अखबारों में आप पढ़ती हैं कि भाई भाई को, और अब तो इस तरह के वाक़यात भी आने लगे हैं, बच्चे जो हैं माँ को बाप को मार देते हैं जायदाद की खातिर। और जनाब, तो ये बाहर के इसका एक बड़ा ख़तरनाक पहलू है। देखें, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मौत पहले वाक़ई हुई, मौत बाद में वाक़ई हुई, तो वो तो ज़ाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, उसमें पता लग जाएगा, ठीक है ना, लग गया पता, जैसा कि ये कह रही हैं, और वो बहुत सारे शवाहिद से ही पता लग जाता है। ठीक है। अब अगर किसी आदमी ने खुदकशी की होती है तो जाहिर है कि उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगे होते, जाहिर है उसको, वो जो आदमी खुदकशी करता है वो तो लटक रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी के पाँव अगर ज़मीन पे लगे हुए हों तो वो गला घुट के मर जाए, कोई भी आदमी इस तरह नहीं मर सकता जब तक वो लटके ना बाकायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी जो तस्वीर मैंने देखी है उससे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उनके पाँव ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो ये सारे शवाहिद हैं, ये अदालत के सामने जाएंगे। असल में इस पूरे मामले के दो पहलू हैं, एक सिविल लिटिगेशन है, एक क्रिमिनल लिटिगेशन है। सिविल तो ये है कि जो इनका राइट है इनका उस घर के अंदर, वो इनको मिलना चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है कि अब ये अगर मुकदमा करती हैं तो मुकदमा होगा, और उसके नतीजे में जो इनका हिस्सा है इनको अदालत दिलवा सकती है। और दूसरा फिर ये क्रिमिनल लिटिगेशन है जिसका एक अलग बिल्कुल अदालत भी अलग होती है, और वो फिर ये जो 302 का मुकदमा इसमें कायम हुआ है, जो इन्होंने अपने देवर पे करवाया है, उसकी बीवी पर और बच्चे पे करवाया है, तो वो फिर ज़ाहिर है उसकी एक अलग अदालत होती है, सेशन कोर्ट है, उसके अंदर वो मुकदमा चलेगा और उस पर शवाहिद पेश होंगे और फिर तय होगा, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इनकी गवाहियाँ आएंगी, जो वीडियो ये कह रही हैं वो आएगी। बिल्कुल साहब, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले मैंने इनके हस्बैंड की पिक्चर देखी, जो उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने पिक्चर्स वगैरह अपनी मेमोरीज जो थी उनकी फैमिली के साथ, मैंने को देखी माशाल्लाह बहुत अच्छे खुश शक्ल, एक अच्छी उनकी पर्सनालिटी। और फिर जब मैंने देखा कि जिस तरह से बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया, और वो मतलब मैं स्क्रीन पे भी वो पिक्चर्स नहीं हम शाया कर सकते, क्योंकि मतलब एक दिल दहलाने वाली, मतलब दिल अब वो हो जाए, गम में मुब्तला हो जाए, इस तरह की वो पिक्चर्स हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो मुतासरीन है, जो इनके अहल खाना है, मतलब उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अब ये, लेकिन देख, इसमें आप ये देखें कि इस माशरे में जो जुल्म और नाइंसाफ़ी है कि खातून है या इनके शौहर थे या बच्चे हैं, अब वो अपना हक़ कहाँ से लें? अब वो अपने भाई के पास जाते थे, फरियादें करते थे, क्यों? कि उनको भी अंदाज़ा होगा कि ना यहाँ कोई अदालत ऐसी है कि जो उनका राइट उनको जल्दी दिलवा दे। अदालतों का ये हाल है कि आप चले जाएँ तो आपको आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरे माशरे के, असल में हमें देखें, ये वाक़या तो हो गया,
इस वाक़े का सबक क्या है, इस वाक़े में चले जो भी इनकी लीगल मदद है, मैं खुद जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी का सदर हूँ, लीगल एड कमेटी है हमारी, हम इंशाल्लाह इनकी पूरी मामलत करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे कि जो मुलजिम हैं वो कैफर किरदार को ही पहुँचें। और जिस तरह ये पहले बता भी रही थी अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले कि कोई वहाँ का MP MNA जो है वो भी इस मामले में मुदाखलत कर रहा था, तो ये भी एक माशरे का गंदा पहलू है कि मजलूम के साथ खड़े होने के बजाय यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, जो MNA हैं, MP सियासतदान हैं, वो किसी जान पहचान की बुनियाद पर जालिम का साथ देने लगते हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी मुकदमा ना कायम करें या ये कि इनका मुकदमा दर्ज ना करें। तो ये सारी चीज़ें इसके ख़िलाफ़ ही हमने जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी बना रखी है। इस तरह की रोज़ दास्तानें हम सुनते हैं और जहाँ तक हमसे हो सकता है हल करने की कोशिश करते हैं। इनकी भी इंशाल्लाह हम भरपूर मदद करेंगे, लेकिन बेसिकली देखना ये चाहिए कि माशरे में जो ये हालात हैं कि ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना आपस में कोई इंसाफ है, ना कोई पार्लियामेंट ये सिर्फ एक बशीर की नहीं, मतलब इस तरह के कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, मतलब हम देखते हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं। लेकिन बाकी ये तो बहुत अफसोस के साथ मुझे भी ये बात कहनी पड़ती है और मतलब मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि इंसाफ के लिए अहले खाना अभी तक जो मतलब मुंतजर ही है, मतलब उनको किसी किस्म को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मतलब आज भी इनको 3 महीने गुजर चुके हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो इनके IO जो है वो किस तरह से इनके साथ ताउन कर रहे हैं। पुलिस मुझे पता है ज़ाहिर है अच्छा ही कर रही है, करती ही है, लेकिन फिर भी इनसे जानती हूँ कि पुलिस जो है इनके साथ किस तरह से ताउन कर रही है। आपकी बात इंटरप्ट हो गई थी जी, ये बात देखें कहता है इनके कागजात में पढ़ रहा था, अब इनके शौहर, इनका शुबा है कि इनके शौहर को कत्ल किया गया जी। अब ये बेचारी FIR कटवाने गई, मैंने इनके कागजात पढ़े तो पता लगा जो FIR काटने वाला जिसकी ड्यूटी होगी ASI की या जो भी है, वो FIR नहीं काट रहा था, इनको तंग कर रहा था, इनको इंटरप्ट कर रहा था कि ये बात ना करें, मुझे लिखने दें, अपनी मर्जी की वो FIR बना रहा था और इनको DIG से रब्ता करना पड़ा। फिर DIG ने कहा तो FIR। अब ये आप देखें ना कि थाने हैं, ये थाने जो है जराइम के अड्डे बने हुए हैं, माफिया के अड्डे बने हुए हैं। एक शरीफ आदमी वहाँ जाते हुए घबराता है, परेशान होता है। FIR, मर्डर की FIR कटवाने के लिए आप सोचिए सिफारिश चाहिए आपको, मर्डर की FIR में थाने वालों का अफसोस की बात है, ये थाने या अदालत है, ये अवाम के इंसाफ के लिए तो बनाए गए, फिर भी उसके लिए सिफारिशात करनी पड़ती है। बहुत अफसोस के साथ मुझे बात कहनी पड़ती है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी साहब आपने अपना टाइम दिया। मैं अनिका आपका भी करूंगी, इन बच्चों का भी। मुझे पता है कि इस दुख की घड़ी में बहुत मुश्किल होता है इस तरह के जो है TV पे आके जो है बात करना, लेकिन और मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक और बात कि जिस तरह से अनिका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बशीर जो है इनकी अहलिया है, तो ये अभी तक इद्दत पे मौजूद है, लेकिन इस इद्दत में ये थाने कोर्ट कचहरियाँ और मीडिया पे आके जो है मतलब इंसाफ के लिए जो है मुंतज़र हैं। उम्मीद करती मेरे नाज़रीन को, जिस तरह से ये जो मेरा प्रोग्राम है, आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें ताकि ये आला हुकाम तक पहुँचे और इनका जो इंसाफ है, जो इनका हक़ है, वो इन तक पहुँच सके। क्योंकि मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमेशा हमारे अदलिया जो है इंसाफ के ऊपर जो है वो बात करती आई और इंशाल्लाह ज़रूर इनको इंसाफ मिलेगा। गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी जो कि मैंने आपको बताया कि एक और कराची का बेटा, इस तरह के हम कितने वाक़यात देखते रहते हैं कि लोग घरेलू मामलात की वजह से आके अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मतलब सोच के साथ मुझे सारी प्रोग्राम करने पड़ते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी जो है मैं क्या करूँ, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मजबूर है कि मेरा बस में हो तो मैं ऐसे लोगों के लिए पता नहीं बहुत कुछ कर जाऊँ। अनिका से हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आई है, उसमें जो है लिखा हुआ है कि दम घुटने से उनकी जो है मौत हुई है। तो मैं अब डिटेल में जो रिपोर्ट आई है मुझे बताइएगा, क्या उन्होंने मतलब तफसील भी कुछ लिखी भी हुई है ना उस रिपोर्ट में, क्या तफसील थी? नाक से कानों से खून आ गया था, नाक और कानों से जी। उसके उन्होंने सैंपल भेजे हुए हैं, ठीक है, कह रहे हैं अब तक रिपोर्ट नहीं आई। 3 महीने हो गए, कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई। पहले तो हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, क्या कहते हैं फंड के लिए हमें 50,000 रुपये दे दें। कौन कहते हैं आपसे? आयु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। हम लोग कहते हैं रिपोर्ट के फंड जमा करवाएंगे तो फिर रिपोर्ट आएगी। अब 3 महीने गुजर गए, अब तो यही कहते हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।
3 महीने तक वो कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अभी आपने बताया कि 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आ चुकी थी, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते मतलब बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अब जो उन्होंने सैंपल जो भेजे ना ठीक इन्वेस्टिगेशन वालों ठीक। ने, उसके कह रहे हैं अभी तक नहीं आई है। जो सैंपल्स के लिए जो भेजी है हाँ, रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं, इससे वाज़ेह पता चलेगा कि मौत कैसे वाक़ई हुई, हम्म। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जो वो अभी ये कह रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि दम घुटने से सिर्फ, अभी ये उन्होंने हाँ, ये स्टार्टिंग में पोस्टमार्टम बताया, रिपोर्ट और में। लेकिन जो उन्होंने शक जाहिर किया है इस पे कि इनके नाक और कान से जिस तरह से वो खून आ रहा था, तो मतलब उस पे ये लग रहा है कि इनके मतलब किसी से मर्डर हाँ, किया तो गया है। उसके नाक और कान के खून के सैंपल इन्होंने भेजे हैं ठीक लेबोरेटरी है में, ठीक है जिसकी अभी तक कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है। सैफ साहब, मैं आपसे जानूंगी क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, अनिका ने बताया कि आईओ जो है वो डिमांड्स कर रहा है कि 50,000 रुपये दे दें, और जो है बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह जो उनके साथ मतलब उसमें इनके साथ ताउन करेंगे, तो क्या पुलिस को फंड्स नहीं दिए जाते? असल में देखिए, पुलिस के पास तो सब कुछ होता है, इसमें पुलिस का ताल्लुक भी नहीं है। ये तो जो अब्बासी अस्पताल वाले हैं उन्होंने नमूने भेजे होंगे, जी। और ये पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम है। इसमें पैसे देने का और पैसे लेने का मसला नहीं है, तो ज़ाहिर है रिश्वतखोरी का मामला है। अब आप देखें कि इनका आलम यह है कि ये पुलिस वाले मर्डर केस में भी एक बेवा से जिसका शौहर मर्डर हो गया है उससे पैसे मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको पैसे नहीं देने चाहिए। और ये मामला चूँकि मुलजिम भी इसमें गिरफ्तार हुआ है, अब ये मामला अदालत में होगा मेरे ख्याल में, चूँकि इनके इल्म में इस मामले में चूँकि लाइल लोग हैं और इनको नहीं पता कि अदालत का क्या प्रोसीजर है। इंशाल्लाह मैं इनकी मदद करूँगा और अपने किसी वकील को मुकर्रर करूँगा इसमें, कि वो ये देखे कि अदालत में, क्योंकि मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें अदालत में ऑलरेडी जमा हो चुकी हो। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एफआईआर इन्होंने करवा दी अपने अब देवर होता के क्या नाम है पे, कि जो कि आमिर है। कानून हमारा ये कहता है कि क्रिमिनल केस के अंदर इनकी तरफ से स्टेट मुकदमा लड़ेगी, लेकिन होता क्या है कि स्टेट मुकदमा कैसे लड़ेगी? पुलिस वाला पैसे मांग रहा है, प्रोसिक्यूटर इनसे ताउन नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि फिर हम इनको असिस्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने के लिए इनकी तरफ से हम कोई वकील खड़ा कर देते हैं, ताकि इनका मुकदमा सही तरीके से चले और मुलजिम को सजा हो। तो इंशाल्लाह हमको एक वकील फराम करेंगे जो इनकी तरफ से वहाँ कोर्ट में मौजूद होगा, और सारी फाइल देख के हम इनको बता सकेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्टें आ गई हैं और कौन सी नहीं आई हैं। जो रिपोर्ट्स नहीं आई वो अदालत खुद मंगाएगी, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला जब इनका कोई वकील अदालत में मौजूद होगा तो अदालत खुद सारी चीज़ें मंगवा लेगी। ठीक ठीक है। अच्छा, आपके बच्चे के साथ मौजूद हैं, आप अपने बेटे को माइक दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये भी वहाँ पे आपके साथ मौजूद थे। क्या नाम है बेटा आपका, क्या एज है आपकी? माइक थोड़ा सा ऊपर करें। असद। असद, क्या उम्र है आपकी? 15 साल। असद, आपने क्या देखा वहाँ पे जब आप गए थे अपने पुराने घर औरंगी टाउन, तो आपने वहाँ पे क्या देखा था? बाबा कहाँ थे आपके? हम लोग जब ऊपर गए ना, तो ना अंधेरा होता पूरे घर में। मुझे स्टार्टिंग से बताओ आपकी, क्या आप लोग कैसे वहाँ पे गए थे, मुझे सब आप बताओ। हम लोग ना जब गए ना, तो ना ताला लगा हुआ था घर में। ठीक है। तो ना आपके घर में? आपके घर में नहीं, हम लोग जब ऊपर गए ना, तो ना गेट बजाया मैंने, अंदर से दरवाजा बंद। गेट बजाया सीढ़ियों वाला लोहे की, तो ना खोला ही नहीं किसी ने। फिर चाचू का गेट बजाया, तो चाचू ने निकले, कहा कि ना, चाचू आमिर जो है, आमिर चाचू निकले, कहा कि ना क्या हुआ? तो हमने कहा ऊपर जाना है, हमें ताला खोल दें। तो उन्होंने कहा चाबी लाए आप? तो हमने कहा नहीं, चाबी तो नहीं लाए। फिर उन्होंने कहा कि ना ताला, मम्मा ने कहा ताला तोड़ दें आप। तो ना वो ताला तोड़े, मैं भी अंदर गया। तो उन्होंने कहा कि ना आप बाहर चले जाएं, हम ताला तोड़ रहे हैं। किन्होंने कहा? आमिर चाचू ने, उनके बेटे ने। आपको कहा? और आपकी मम्मा बाहर थी? जी। आप ऊपर गए थे उनके साथ? जी। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि आप बाहर चले जाओ, हम खुद ताला तोड़ लेंगे। ठीक है। फिर घर में गया, तो ना जब घर में था ना, तो उसमें बदबू आ रही थी। जब आप नीचे थे? जी। नीचे उनके घर में स्मेल आ रही थी, आमिर चाचू के घर में? जी। ठीक है। घर में स्मेल आई थी, मैं बाहर चला गया। हाँ। फिर उन्होंने ताला तोड़ा, बुलाया, तो अपने बेटे को कहा कि इसके साथ ऊपर जाओ और कुंडी खोलो। घर में अंधेरा हो रहा था, कुंडी खोली, उनका बेटा जल्दी से नीचे चला गया, उमर। और ना मैं गेट खोल कर अम्मी को और खालू को बुलाया, और ना कहा, अम्मी ना जल्दी से ना गई, लाइटें खोली, तो ना अब्बू लड़के हुए थे, अंदर वाले कमरे में लाइट जल रही थी। तो ना अम्मी रोने लगी, मैं भी रोने लगा। तो चाचू ना सुनकर ना ऊपर आए, और ना हमारे को मारने लगे, और ना कह रहे थे कि तुम लोगों ने क्या करा ऐसा, ये यहाँ पे आकर मर गया। अच्छा। उनके बच्चे भी ये कह रहे हैं। फिर ना मैं ना
खाला को फ़ोन करने लगा तो उन्होंने कहा कि ना, फिर ना उन्होंने कहा तुम लोग भागने की कर रहे हो यहाँ से, मोबाइल तोड़ दिया मेरा और गले से पकड़ कर लटका दिया। तो मैं आपको जी। ठीक है। फिर ना उन आहिस्ता आहिस्ता ना सारे चाचू आ गए, उनके बच्चे आ गए और हम लोग को, अम्मी को, मुझे मारने लग गए। फिर ना खाला आ गई थी देर में, रात को 2 बज गए। एम्बुलेंस आई, पापा की लाश को लेके जाने लगी ना, तो ना सब चाचू वाचू सब लोग नीचे चले गए। ठीक है। नीचे चले गए। हम लोग लाश को लेकर अब्बासी हॉस्पिटल गए। ठीक। अब्बासी हॉस्पिटल में ना उन्हें लाश का पोस्टमार्टम करा और हमें दे दी लाश। और उनके बच्चे भी आए थे लाश मांगने। किनके बच्चे? आमिर चाचू के लाश मांगने आए लाश थे? मांगने आए थे। पुलिस वालों ने मना कर दिया, कह रहे हैं इनके घर वालों को देंगे लाश, ठीक है। आपकी नहीं है। ठीक है। फिर ना हम लोग घर चले गए। पहले तो हम फिर ईदी गए। ईदी जाके ना ईदी वाले ना रख रहे नहीं थे लाश। ईदी वाले कह रहे हैं कि ना लाश ना रख नहीं सकता, हमारी 16 लाशें ख़राब हो जाएंगी। अच्छा। जी। सही। तो ना फिर ना बड़ी हमने कहा कि ना लाश रख लें, तो उन्होंने ना ताबूत में रख कर लाश रख दी। घर में? जी नहीं, वहीं पर ही। वहीं पे ईदी में? जी। ठीक है। ईदी सेंटर में रखी लाश। हम लोग घर गए, सब लोगों को बुलाया। फिर 1 बजे ना लाश आ गई थी। दोपहर में ना? जी, अगले दोपहर दिन? में। ठीक है। ये तो तदफीन का जी। वो है। ठीक है। मैं मतलब ये पूछना चाही थी, जो उस वक्त आपने देखा, अच्छा वो जो आपके चाचा का जो आपका बेटा है, आमिर चाचू का बेटा आपके, तो उससे आपकी दोस्ती थी? नहीं, दोस्ती नहीं थी। नहीं थी? वो कभी? वो मारते रहते थे हमें। अच्छा। ठीक। मतलब जब वो ऊपर गया था तो फिर उसके बाद फ़ौरन भाग गया जी। था? अच्छा। ये बहन ये भी साथ में थी उस वक्त वहाँ पे? नहीं, ये बाद में आई थी खाला के साथ। अच्छा। ठीक है। आप मम्मा को माइक दीजिएगा। अच्छा अनीका, जो इन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है आपके हस्बैंड वहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो क्या उनके फ़ोन वगैरह और बाकी जो उनका सामान है वो वहाँ पे था, आप लोगों को मिल गया वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बशीर स्कूटर लेके गए थे, तो स्कूटर की चाबी भी उनके पास थी, गाड़ी की। बाइक अभी कहाँ पर है? बाइक तो हम लोगों ने उठवा ली थी, पुलिस वाले कहने आप उठवा लें, वो घर के आगे खड़ी हुई थी, वो बताया मैंने, वो हम लोगों ने उठवा ली थी। वो लेके हम घर पे आ माइक गए। ऊपर लेकिन करिएगा। अभी तक ना मेरी शौहर की गाड़ी के कागजात मिले, ना उनका मोबाइल मिला है, ना उनका NIC मिला है, ना घर की चाबियां। अगर वो ताला खोल के ऊपर गए थे तो घर की चाबियां भी वहीं होनी चाहिए ना, घर की चाबियां भी नहीं मिली, बाइक की चाबियां भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। पर उन्होंने आमिर को पकड़ा भी है, तो अब तक उससे कुछ भी उन्होंने ना बरामद करा है, ना उससे पूछा करी है पुलिस ने? हाँ, वो यही कह लेकिन रहे हैं। पुलिस तो ताउन कर रही है ना आप लोग के साथ? पहले तो वो FIR नहीं लिख रही थी, बहुत ज़बरदस्ती करके उन्हें 1.5 महीने बाद FIR लिखी है। 1.5 महीने बाद FIR? ठीक। FIR उसके बाद भी कहते हैं FIR लिख ली है इखलाक ने। तो FIR में आपने किस FIR किस का में नाम डाला है, कौन कौन किसके पर आपने शक जाहिर किया? आमिर की बीवी, ठीक। और दूसरा देवर उनका क्या मेरा नाम है? राशिद, आमिर की भी जो वाइफ है? शाइस्ता। ठीक। इन तीनों का नाम डाला है, इसलिए कि आमिर और शाइस्ता ही थे जो हम लोगों को ज़्यादा सताते थे, और राशिद उनके साथ साथ उनका हामी बना रहता था, कभी मेरे शौहर की हिमायत नहीं करता था। तो इन तीनों पे मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने ही मारा है उसको, मेरे आपके शौहर हस्बैंड को? जी। ठीक। तो इन लोगों की FIR हमने कटवाई, उससे कटवाने से पहले ही वहाँ उनका क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी ज़मानतें करवानी शुरू कर दी थी। ठीक है। FIR नहीं कटी थी उससे पहले। उन्होंने कब्ल गिरफ्तारी आमिर तो जो कहते है पकड़ा गया, लेकिन वो क्या कहते हैं, वहाँ के SI जो है इखलाक, उसने जो मेरा बयान लिया है, बयान में मैंने ये कहा है कि मुझे कभी यकीन है कि इन तीनों ने मारा है, लेकिन वो शुबह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने बोला तो कह रहा है चुप हो जाए। क्या मतलब? सॉरी। वो कह रहे हैं कि इनको शुबह है। अच्छा ठीक है, शक है। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है, इसलिए कि जब मेरे शौहर जाते थे ये लोग मारते पीटते थे उसे, और कत्ल की धमकी देते थे कि तुझे दीवार में दे मारेंगे, तू यहाँ नहीं आया कर, कोई तेरा हिस्सा नहीं है, इस तरह करते थे वो लोग। अच्छा। यहाँ तक कि जब हमको ये लाश मिली, हम चिल्ला रहे उस टाइम भी ये लोग मुझे मारते हुए यही कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे घर का हिस्सा भी देते हैं, तुमको तुम्हारी बहन को हम लोग पुलिस में पकड़ाएंगे। आमिर और उनके घर वाले? हाँ, आमिर बशीर की, यानी कि सारे घर वाले। हाँ हाँ। बशीर की बड़ी बहन, बड़ा भाई, और ये 2 छोटे भाई, आमिर और क्या कहते हैं राशिद और ठीक है। शाइस्ता। ठीक है। साहब आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, इस पे आपको क्या लग रहा है कि क्या ये प्री प्लान था, या फिर उन्होंने कोई घरेलू मामलात को लेके, ज़ाहिर है आपको पता है वो एक उनकी जो उनकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब चल रही थी कोविड के बाद से, और इतनी महंगाई भी है, या उस पे आके उन्होंने मतलब ये सुसाइड अटैम्प्ट किया है, या फिर आपको ये मर्डर केस लग रहा है? आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने अभी तक क्या
इस केस को समझा है? नहीं देखिए, ज़ाहिर है जो हालात हैं उसमें कि उनके बार बार इनको धमकियां भी बन रही थी उनके ससुरालियों की तरफ से कि इनको जान से भी मार दिया जाएगा। फिर इनके ऊपर तशद्दुद किया कि मतलब छोटे बच्चों के ऊपर, जब ये वहाँ पे लाश लेने के लिए पहुंचे, मतलब अपने शौहर को ढूंढते ढूंढते पहुंचे अपने पुराने घर में, तो तब भी उनके साथ जो मतलब उनका जो रवैया था वो बहुत बुरा था। इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मतलब बच्चे को, इतना छोटे बच्चे को, और ख़वातीन के ऊपर मर्द हजरात हाथ उठा रहे हैं जिनके शौहर की डेड बॉडी उनके सामने लटकी हुई है। जी असल में देखिए, सरसरी गुफ्तगू में तो हमें नतीजा नहीं फाइनल निकालना चाहिए कि हम ये कह दें कि साहब वाकई कत्ल उसने किया है। ज़ाहिर आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन शवाहिद जो बता रहे हैं और जो अभी एक तरफा कहानी हमने तो इनकी सुनी है, और उससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि ज़ाहिर है कि लग रहा है कि मर्डर ही किया गया है। लेकिन बाहर के जब अदालत के सामने गवाहियाँ आएंगी और दीगर कागजात होंगे और सबूत आएंगे, तो उस वक्त एग्जैक्ट बात पता लगेगी कि इनका बाहर के इल्ज़ाम है। असल देखें बात क्या है कि ये मजलूम है, इनके शौहर का मर्डर हुआ है या ख़ुदकशी की है, जो भी है, इसमें पुलिस को इनसे ताउन करना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था। अब जो अंदाज़ा हो रहा है ये कि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन ख़राब की है। पुलिस ने FIR पुलिस ने 1.5 महीने बाद FIR दर्ज की। देखें, मर्डर है या कोई भी जुर्म है, उसकी FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जैसे ही किसी जुर्म की इत्तला मिलती है, पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो उसको रिकॉर्ड करे, वो FIR कहलाती है। बिल्कुल ऐसी है। अब जब 1.5 महीने बाद अब FIR दर्ज करेंगे तो आप क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जब तक तो सबूत भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये सबूत जमा करना और ये सारी चीज़ें, मर्डर केस में तो जो फौरी तौर पर जो सबूत होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये इतना अरसा गुजर जाए तो ये सबूत भी ख़त्म हो जाते हैं, वाक़यात तब्दील हो जाते हैं, हालात तब्दील हो जाते हैं, सारी की सारी जो कहानी है बदल जाती है। तो बाहर के इनके उससे तो लग रहा है कि पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को ख़राब किया है, लेकिन उसके बावजूद जब अदालत में मामला आएगा तो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमेशा हमारे अदलिया जो है इंसाफ के ऊपर जो है वो बात करती आई, और इंशाल्लाह ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा। गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मैं सैफुद्दीन साहब से उनकी कानूनी राय जान रही थी कि वो कानून जो है ऐसे मामला को किस तरह से देखा। उन्होंने बहुत अच्छा तफसीलन उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है, किस तरह से कानून जो है इस तरह के केसेस को देखते हैं। उन्होंने जो है सारी डिटेल में बात की है। अनीका, पुलिस का किस तरह का ताउन है आपके साथ? पुलिस बिल्कुल भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। 1.5 महीने मैंने कहा था गलती से, लेकिन ये है कि 2.5 महीने बाद इन्होंने FIR काटी है, और FIR काटने के बाद उसको अभी तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन जो फैयाज है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस कि वो जो मेरी शौहर गाड़ी के कागजात है, मोबाइल है, ये सब अब तक ये तक चीज़ें नहीं बरामद की। और जो क्या कहते हैं, हम लोगों को जो वहाँ घर में जो निशान मिले थे, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसका ये रिपोर्ट है मोमिनाबाद थाना, मोमिनाबाद, ठीक है, औरंगी टाउन मोमिनाबाद, ठीक है। लेकिन अब फयाज कुरैशी बिल्कुल भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। SIO वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, SIO मोमिनाबाद ने पहले बहुत रिपोर्ट ख़राब करी है, बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहते हैं ताउन किया था उन्होंने। फिर बहुत ज़्यादा हमारी भाग दौड़ करने से 5 नंबर पे हम लोग SHO कौन है वहाँ के? SHO है अनवर लोधी। अनवर लोधी SHO है, जो कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद इनकी FIR जिन्होंने लॉन्च की। और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि SIO जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, SHO ने कहा कि ठीक है वो आप भी FIR इनके लिखवा साथ लें। इस तरह से ताउन नहीं करे। लेकिन जो है पुलिस, जिस तरह से हमने देखा है कि IG और अर्शल IG ने अभी इस वक्त काफ़ी सख्ती की हुई है और बहुत सख्ती से अहकाम जारी किए हुए। उन्होंने कहा है कि आप पब्लिक के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाएं, आप उनके केसेस के ऊपर जो है बहुत अच्छे से जो है उनके साथ ताउन करें। बल्कि उन्होंने उनको अलहदा बजट्स भी दिए हैं कि आपने किसी किस्म की कोई उनको सारे चीज़ के ऊपर एस्ट्रेल में उनके पास भी जाऊँगी, आपने किसी किस्म की भी जो है जो मुतासरीन हैं और जो मुतासर फैमिलीज़ हैं उनसे आपने किसी किस्म की कोई पैसों की डिमांड नहीं करी है। लेकिन यहाँ पे फिर भी इनसे 50,000 रुपये की IO की जानिब से डिमांड की गई है। जी, SHO ने रिपोर्ट लिखने के लिए कहा कि कौन है, किसकी रिपोर्ट लिखवा रही थी, जब उन्होंने बताया कि ये वही हैं जिनके MNA की आई हुई है। MNA कौन? MNA कोई वहाँ का है, उसकी क्या कहते हैं सिफारिश कहाँ के? औरंगी टाउन के MNA? किस पार्टी से? सेक्टर 11 की पार्टी का भी नहीं मुझे पता, सेक्टर 11E की तरफ से। सेक्टर 11E औरंगी टाउन, वहाँ पे किसी MNA की सिफारिश किसके लिए आई है? देवर ने आमिर के लिए सिफारिश आई थी कि इनकी FIR ना लॉन्च की जाए।
उन्होंने यही जाहिर किया कि जब एसएचओ ने पूछा ना कि कौन है ये, क्या कह रही हैं, ठीक। तो कहने लगे सर ये वही हैं जिनकी एमएनए की आई हुई है। उन्होंने ये किया कि बस बात करेंगे, तो कहने ठीक है। हो सकता है एमएनए के आपके हक में उन्होंने बोला पुलिस ने, क्या आपकी सिफारिश आई हुई है? नहीं नहीं, उनकी आई हुई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है आप इनकी एफआईआर लिखते हैं, देखें कौन क्या कहते हैं गिरफ्तार करता है, गिरफ्तारी कैसे करवाती है। एसएचओ साहब ने ये बात बोली है? ने ये कहा कि ठीक है आप इनकी एफआईआर लिख लें, देखें कैसे गिरफ्तारी होती है। मतलब एसएचओ साहब गिरफ्तारी करने के मूड में नहीं थे, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, इसलिए वो उन्होंने जो कोई आपकी ताउन नहीं ऑपोजिट किया, पार्टी है कुछ वो नहीं उनको करा, सपोर्ट कर रहे बिल्कुल थे? गुस्से में बहुत ये कहते हुए चले गए वो। अच्छा, मतलब जब एफआईआर की बात हुई तो उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा बरहमी आप लोगों को दिखाई है और वो इस चीज के और ऊपर जबकि काफी हमको उनका मूड शाम को ऑफ हुआ 5 कि बजे से ले गए थे कि एफआईआर एफआईआर तो कटवानी है। कट रही है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होने शाम को देंगे। 5 बजे से हमको ले गए हुए थे, लेकिन उन्होंने रात को 1:30 बजे जाके मेरा बयान लिया है। ठीक और ठीक। हम लोग वहाँ से 4 बजे आए, हमको सिर्फ इसी तरह दौड़ाते रहे, इस तरह ही कहते रहे, कभी आप इधर बैठ जाएं, कभी इधर बैठ जाएं। हम कह रहे भाई हमारा बयान लो, एफआईआर काटें आप, तो कह रहे अभी काट रहा हूँ, अभी काट रहा हूँ। इस तरह करते करते उन्होंने रात के 1:30 बजा दिए। 1:30 बजे जाके हमारा बयान लिया और फिर जाके उन्होंने ये तदफीन के अगले दिन का सारा वाक़या है, 2.5 महीने बाद गुजर जाने के बाद उन्होंने ये करा है। उससे पहले आप थाने के चक्कर लगाती रही और बार-बार किसी जाके का कोई रहे कि आप आपको इन तीनों के इंसाफ लिए नहीं मिल पा एफआईआर रहा काटें। था। अब तीनों के भी एफआईआर काटें, मुझे यकीन है कि इन तीनों ने मारा है, आमिर ने, शाइस्ता ने और राशिद ने। जी। तो वो यही कह रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। ये एफआईआर की क्या कहते हैं, कत्ल की एफआईआर कटवानी है, इसलिए ज़रा क्या कहते हैं टाइम लगेगा, मशवरा कर लें इससे, हम मशवरा कर लें उससे, इस तरह ये कहते रहे। जबकि मेरी ये करता रहा, अगर मैं अपनी बात करूँ, जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज है उसमें कत्ल के तो मुकदमा फौरन दर्ज होते हैं। इन्वेस्टिगेशन फैयाज जो है, फिर उसने क्या कहते हैं जब एफआईआर लिख ली है उसके बाद भी अब तक वो हमारे साथ कोई ताउन नहीं करे, ना कोई उन्होंने मेरी शोहर की चीज़ें जो हैं वो भी ना अभी तक नहीं बरामद की, ना कुछ करा, और ना ही वो हमारे साथ कोई ताउन कर रहे हैं कि ना उन तीनों, जब पहले हमने कहा कि भाई तीनों की एफआईआर काटनी है तो उसमें सिर्फ उन्होंने एसआईओ साहब, एसआईओ मोमिनाबाद, जी जी जी, तो उन्होंने क्या कहते हैं आमिर को सिर्फ गिरफ्तार करा, हमने 3 के नाम लिखवाए, तो कहेंगे उनके अभी कर रहे हैं। और शोर हुआ था, राशिद भाग गया, अभी उसको हम ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला राशिद की भी जमानत हो गई। राशिद कौन? आमिर का भाई, बशीर का भाई। ठीक ठीक। और आमिर की बीवी शाइस्ता, उसकी भी ज़मानत हो गई है। ठीक। इन लोगों की ज़मानतें हो गई, लेकिन इन लोगों के ऊपर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको गिरफ्तार किया जाए, जबकि उस घर के अंदर ही कत्ल जहाँ ये लोग रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं फिर सैफ साहब से लास्ट में उनकी भी मैं राय जानूंगी। क्या अपील करना चाहेंगी मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्या कहना चाहेंगी मेरे चैनल के तवज्जुह से? एसएसपी इसाक के पास गए थे, सरजानी में जो है इनका ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वहाँ गए, वहाँ अच्छा, जाके हमने बताया कि investigation क्या कहते हैं फैयाज हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहा, वो उन लोगों के साथ मुस्तकिल उनकी हिमायत में है। तो फिर उन्होंने इसाक ने काफ़ी हमारी हिमायत करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ ताउन किया एसएसपी साहब ने काफी किया, और उन्होंने कहा कि हाँ फैयाज से मैं बात करूँगा, उससे बताऊँ, उसको कहूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि जो ऊपर के जो अफसरान है, जो इनकी आला अफसरान की बात करें, जिसमें IG, DIG, SSP वगैरह जो हैं, वो तो ज़ाहिर अपना काम पूरा करते हैं, वो नीचे अपने अफसरान को कहते हैं अब करना है ना करना। जो जिस तरह से आपने कहा कि वो पैसों की भी डिमांड कर रहे हैं, उनकी क्या नियत है वो तो डिपेंड करता है। कुछ ही पैसे नहीं दे सकती। अब मुझे यही लग रहा है कि शायद उन लोगों ने पैसे उनको दिए हैं, फैयाज ने पैसे ले लिए उनसे, इसलिए हमारे साथ कोई भी ताउन वो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या अपील करना चाहेंगे मेरे प्रोग्राम की तरफ से? करना चाहूँगी कि जितने भी इख्तियार हैं, मुराद शाह है और आसिफ जरदारी हैं, जो भी हैं, और कहते हैं जो रफ़ाई इदारे हैं, सारण बर्नी है, वज़ीर आज़म है, बाकी प्लीज़ जो मेरी दीगर मदद कीजिए, इसलिए कि मेरे घर भी रहने को नहीं है, घर से 2.5 साल से बेघर पड़े हुए हैं, ऊपर से मेरे शोहर को भी मार दिया। तो मेरे शोहर के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हमें हमारा घर का हिस्सा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीका, आपने अपना टाइम दिया। सब एंड में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि अब ये मामला इस तरह सुधरने वाले नहीं हैं। ये जितने भी इदारे जिनका जो काम करना है जराइम को रोकना, ये जराइम को फैलाने वाले इदारे बन गए। ये मंशियात की सरपरस्ती करते हैं, कत्ल का जुर्म हो जाता है तो मजलूम के बजाय जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक तो मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि K21 ने ये प्रोग्राम किया, इसका फ़ायदा ये है कि इनकी भी आवाज़ पहुँचेगी और ये पूरा जो निज़ाम है इसकी गंदगी और सड़ान जो है वो लोगों के सामने आएगी। दूसरा, मैं आपके इसी मीडिया के तवसत से ये बात करनी चाहता हूँ कि देखें, ये जो जुल्म और सितम का निज़ाम है ना, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वरना ये जो वाक़यात हैं ये एक दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में वाक़यात हैं। मजलूम यहाँ पर फैले हुए हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, तो इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जमात इस्लामी तो इसके लिए बड़ी कोशिश कर रही है, 4-5 साल से हम लोग सड़कों पर हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं,
मजलूमों की मदद कर रहे हैं, इदारे नूरिया को खोल रखा है, लोग आते हैं दिन रात वहाँ पर, लेकिन और लोगों को भी ताउन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बिल्कुल। कि आज इनके साथ जुल्म हुआ है तो कल ये जुल्म जो है खुदा न खास्ता किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी और तरह भी हो सकता है। अब आप देखें ना, मर्डर की FIR 2.5 महीने बाद कट रही है। कानून में तो मतलब कत्ल की तो FIR फौरन दर्ज होने का हुक्म है, फौरन दर्ज होनी चाहिए। और दूसरे मतलब एक इंसानी जान की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है, ऊपर के इंसान की जान चली जाए FIR 2.5 महीने बाद कट रही है। ऊपर के जो अफसरान हैं उनको ये देखना चाहिए था कि 2.5 महीने बाद जिस शख्स ने FIR काटी है, जो इनके साथ ये सलूक कर रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के इनसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो और वो इनसे ये कह रहे हैं कि जी आप गिरफ्तार नहीं करवा सकती, उनकी तो जमानत हो जाएगी है, और ये कह रही है कि वहाँ का कोई MNA MPA सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये सारे लोग किस तरह मुत्तहिद हैं जो जराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग चाहते हैं कि इस माशरे को ठीक किया जाए, और पब्लिक अक्सर ही चाहती है, उनको चाहिए कि उठें, साथ दें और इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हों। कानून में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो रहा। कानून पर अमल करवाने वाले जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार अदालतें हैं। अदालतें लोगों को इंसाफ नहीं फराहम कर सक रही। अदालतें सब कुछ जानने के बावजूद, हर चीज़ अदालतों के इल्म में आती है कि क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन अदालतें कोई कार्रवाई करने से कासिर हैं, गैर मौसर हो गई हैं। देखिए, अगर अदालतें इसी काम के लिए है ना कि किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसको इंसाफ दिलवाएं, लेकिन जब अदालतें इंसाफ नहीं दिलवा रही तो ये जो जालिम है, ये जो महकमे हैं, ये जो पुलिस वाले हैं और जो हमारे महकमे सरकारी, वो इस पे दिलेर होते चले जा रहे हैं। ये रिश्वतखोरी का निज़ाम, ये लोगों को लूट मार का निज़ाम, इस तरह के वाक़यात जो है तेजी से सर उठा रहे हैं। लोगों को पता है कोई मसला ही नहीं है, छूट जाएंगे आराम से, हम जाएंगे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने अपना टाइम दिया। बस मैं आपसे आखिर में ये कहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास अथॉरिटी है, आप कोर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम की तरफ से आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनका केसेस है, आप अपनी पब्लिक एड कमेटी जो जमात इस्लामी, आप लोगों के लिए हमेशा उनकी आवाज़ बनती आए, चाहे वो कराची के मसाइल हो या वो अवामी मसाइल हो या इस तरह की मुतासिरीन फैमिलीज़ होते हैं, उसमें जमात इस्लामी सर फ़हरिस्त मुझे नज़र आई हो। तो प्लीज़ आप, क्योंकि अभी आपको पता है इनके अब जो घर के सरबरा, एक घर का जो सरबरा होता है उसका बेड पे भी होना एक हौसला होता है, लेकिन अब वो इनके सर से उनका साया उठ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल के, 16-17 साल की इनकी बेटी है, अभी उनकी बेवे, और इद्दत में ये आवाम से मतलब जो हाई अथॉरिटीज़ है पाकिस्तान की, इसमें वज़ीर आला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बाकी दीगर इदारे, इसमें IG एडिशनल IG जो हैं, उनसे तावन, उनसे जो है ये अपील कर रही हैं कि आप मुझे मेरे शौहर का इंसाफ दिलाएं। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप देखिएगा इनके लिए। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहती बस यही, जिस तरह से मैंने इनकी बात को रिपीट किया, यही मैं कहूँगी कि मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, आप लोग प्लीज़ इनके ऊपर थोड़ा सा अपनी नज़रसानी करें, और जो हाई अथॉरिटीज़ हैं जिसमें एडिशनल IG सिंध और बाकी दीगर इदारे, इसमें SSP और DSPs DIGs वगैरह जो हैं, आप लोग भी प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। मुझे पता है आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में जो है कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि डिपार्टमेंट का नाम ख़राब करते हैं। प्लीज़ इनके साथ, इनके केस में थोड़ा सा इनके साथ ताउन करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदास इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।